हमने कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस कम करके 2 पे छोड़ दिए थे। और चूँकि कुछ लोगों का इश्यू था जी कि उनको समझ नहीं आई, तो मैंने इसलिए इसको रिवर्स किया था कल, और कल आपको बेसिक से दोबारा से समझाने की कोशिश की थी। तो अभी तक मेरे साथ हैं आप, कि जी हमने फॉर्म की स्टेट हैंडल की। आपने मुझे अभी बताया जी कि इट्स ओके नाउ फॉर यू, और हमने लोकल स्टोरेज में जाके वो सेव भी कर ली। आपने ये भी ओके कि लोकल स्टेज में कोई चीज़ सेव कैसे होती है? ओके, हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में सेव होती है। अगर हमारे पास स्ट्रिंग नहीं है, अरे है या ऑब्जेक्ट है, तो हमें उसे क्या करेंगे, पहले स्ट्रिंगिफाई करेंगे। स्ट्रिंगिफाई करने का मतलब है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। और अब जब दोबारा लोकल स्टोरेज से वापस रीड करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट तो स्ट्रिंगिफाई को मैनिपुलेट सही तरह से नहीं कर सकता, तो हम उस स्ट्रिंग को दोबारा कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्लेन ऑब्जेक्ट में। और प्लेन ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पार्स करके, जेसन डॉट पार्स का फंक्शन है, ठीक है। तो अब अगर मैं जरा थोड़ा सा डेमो दे दूं आपको, कल तक जो हमने काम किया था उसका, कि मैं एप्लीकेशन में गया, अपनी लोकल स्टोरेज में गया, और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेव हुई है, ठीक है। सो लेट मी डिलीट दिस वन एंड लेट मी रिफ्रेश इट। और यहाँ पे अब अगर मैं कोई एक इंफॉर्मेशन या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेव करूँ, तो आई विल बी हैविंग इट इनटू द मेमोरी। और अगर मैं दोबारा कोई और इंफॉर्मेशन सेव करूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ जी अली, और यहाँ पे कर देता हूँ अली, और फिर इसे सेव करता हूँ, तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी इन द मेमोरी, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन। अब मुझे क्या करना है, यानी कल के काम से अगला काम जो है वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो ही मेरी एप्लीकेशन रन हो, या जो ही मेरा ये कंपोनेंट रन हो, तो इस कंपोनेंट के एग्जीक्यूट होते ही सबसे पहला काम क्या करे, लोकल स्टोरेज में जाए और चेक करे कि क्या लोकल स्टोरेज में कोई इन्फॉर्मेशन उसे पड़ी हुई मिल रही है या नहीं मिल रही। वो इन्फॉर्मेशन उसे मिले, तो वो उसको क्या कर दे, लोड करके यहाँ पे क्या कर दे, डिस्प्ले कर दे, ताकि जब हमारा ये कंपोनेंट माउंट हो, कॉन्टैक्ट वाला, तो हमारे पास लोकल स्टोरेज में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ टेबुलर फॉर्म में शो कर दे, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ कुछ भी शो ना करे। अब चल सकता हूँ ना आगे, अगर कल तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि जो ही कंपोनेंट माउंट होता है, तो सबसे पहले क्या चलता है, अगर यूज इफेक्ट बीच में है तो, ठीक है। तो अभी तो यूज इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा केस सिनेरियो क्या कहता है कि हम चाहते हैं कि जो ही ये कंपोनेंट माउंट हो, सबसे पहले जाके लोकल स्टोरेज से डेटा उठा के लाए। तो लोकल स्टोरेज की तरफ जाना ये एक साइड इफेक्ट है। जाहिर है हम अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन के स्कोप से बाहर जा रहे हैं, तो साइड इफेक्ट कहां परफॉर्म करते हैं, यूज इफेक्ट में। तो एक ही चीज को मैंने दो डिफरेंट एंगल से बताया कि यूज इफेक्ट क्यों लगाएंगे, नंबर एक कि हम साइड इफेक्ट करने जा रहे हैं। नंबर दो, यूज इफेक्ट लगाने की रीजन क्या है कि हम चाहते हैं कि कंपोनेंट जो ही माउंट हो, सबसे पहले क्या चले, यूज इफेक्ट चले। और यूज इफेक्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे, लोकल स्टोरेज को एक्सेस करके वहां से डाटा रीड करने की लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और मैं यहाँ कहीं भी लिख सकता हूँ यूज इफेक्ट इस कंपोनेंट के अंदर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ जी कि यूज इफेक्ट। और आपको पता है कि यूज इफेक्ट बेसिकली दो पैरामीटर लेता है, एक तो ये लेता है कॉलबैक फंक्शन, और दूसरा ये लेता है डिपेंडेंसी अरे। अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे जाऊं, और जब भी ये यूज इफेक्ट चले, सबसे पहले क्या करे, लोकल स्टोरेज में जाए, और लोकल स्टोरेज से जाके गेट आइटम। हमें पता है कि हम जिस, यानी सेट आइटम करते वक्त जो की देते हैं, गेट आइटम से भी, गेट आइटम के वक्त भी वही की देते हैं, तभी हमें डाटा मिलता है। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, कॉन्टेक्ट। तो ये मुझे जो इन्फॉर्मेशन देगा वो किस फॉर्म में होगी, यानी ये लोकल स्टोरेज में जाएगा, वहां से इन्फॉर्मेशन उठा के लाएगा। तो लोकल स्टोरेज इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में पड़ी हुई है, स्ट्रिंग के फॉर्म में पड़ी हुई है। तो स्ट्रिंग को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कह देता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट CON या STORED, स्टोर्ड कॉन्टेक्ट्स। तो मैं जस्ट आपको लॉग इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको आसानी होगी समझने में। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ जी स्टोर्ड कॉन्टेक्ट। स्टोर्ड कॉन्टेक्ट का मतलब लोकल स्टोरेज में जो स्टोर हुए। तो अब जब ये कंपोनेंट माउंट होगा, तो सबसे पहले यूज इफेक्ट चलेगा। यूज इफेक्ट चल के क्या करेगा, लोकल स्टोरेज से जो भी कॉन्टेक्ट पड़ा, जो भी अरे पड़ी हुई, उसे उठाएगा और कहाँ स्टोर करेगा, स्टोर्ड में, और इसी को क्या कर देगा, लॉग कर देगा। सो नाउ लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे अब दोबारा जाऊँ कंसोल लॉग पे, अभी तक मैं इसे एक दफा रिफ्रेश कर देता हूँ, या रिफ्रेश करने पे भी हो जाएगा, या मैं एक दफा अबाउट पे जाता हूँ और अबाउट से वापस कहाँ आता हूँ, कॉन्टेक्ट पे।
तो देखा है, जो ही कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट माउंट हुआ, सबसे पहले क्या चला? यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट ने जाके क्या लाया? जो कुछ लोकल स्टोरेज में पड़ा हुआ था। तो अब देख लें ये किस फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा? की और वैल्यू दोनों क्या है? स्ट्रिंग है, यानी ये स्ट्रिंगिफाई हुई है। तो मुझे वापस इनको किस में कन्वर्ट करना है? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यानी इस स्टोर्ड ऑब्जेक्ट को मैं पहले एक ही स्टेप में सारा कुछ कर रहा था, शायद आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे, अब इसलिए मैं सारे स्टेप्स को खोल खोल के अलग अलग कर रहा हूं। तो स्टेप 1 क्या है? यूज इफेक्ट के अंदर लोकल स्टोरेज में जाओ, जो कुछ पड़ा है उसे उठा के ले आओ। जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब उठा के लेके इसमें स्टोर कर दिया। अब मैं कहता हूं कि जो ये स्टोर्ड हुआ है ना, ये चीज, ये तो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, मुझे तो स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे किस फॉर्म में चाहिए? जेसन डॉट पार्स। तो इसका मतलब है कि जो कुछ तुम उठा के लाए हो उसको क्या कर दो? पार्स कर दो या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, और इसको, यानी जो ये वाला वेरिएबल है उसी में दोबारा असाइन कर दो। एक नया वेरिएबल भी बना सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल, ये जब दोबारा इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन होगी तो पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी? ओवरराइट हो जाएगी। यानी स्टोर्ड कॉन्टेक्ट में पहले स्ट्रिंग पड़ा हुआ था, अब मैं इसे ओवरराइट कर रहा हूं, उसी वही वैल्यू लेकिन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगी। अब अगर मैं फिर कंसोल लॉग करूं, तो अब ये कंसोल लॉग में स्टोर्ड कॉन्टेक्ट क्या होगा? अब किस फॉर्म में होगा? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा या अरे की फॉर्म में होगा? कैन यू सी दिस? इसमें और इसमें फर्क नजर आ रहा है? वो यही चीज थी लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में थी, ये वही चीज है लेकिन किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। कैन यू सी दिस? अगर मैं इसको एक दफा क्लियर करूं और मैं एक दफा दोबारा अबाउट पे जाऊं और अबाउट से वापस कॉन्टेक्ट में आऊं, कैन यू सी दिस? नाउ मेरे पास अरे में दो कॉन्टेक्ट है। यहां तक बात समझ आ गई है? अब सवाल ये है कि कंसोल तक तो आ गया है, मुझे ये कंसोल में तो नहीं दिखाना ना, मुझे तो यूआई पे दिखाना है। ठीक है, तो अब थर्ड प्रोसेस कि ये यूआई में कैसे जाएगा। हमें पता है कि हम यूआई पे जो चीज भी रेंडर करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? यूजिंग स्टेट वेरिएबल्स। किसके? यूजिंग स्टेट वेरिएबल्स। तो इसका मतलब है कि जो ये इंफॉर्मेशन है इसको मैं किस में सेट कर दूं? किसी न किसी स्टेट में सेट कर दे दूं। तो वो स्टेट तो अभी मेरे पास है ही नहीं। ठीक, तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे एक और स्टेट बना लूंगा। जैसे ये पहले स्टेट बनी हुई ना, ये किसी और पर्पस के लिए कि आप इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यू लें। तो ये जो स्टेट, यानी ये जो वैल्यू है स्टोर्ड कॉन्टेक्ट, ये क्या है? अरे है या ऑब्जेक्ट है सिंगल? ये ऑब्जेक्ट है, अरे है ना। देखें बेटा क्या कर रहे हैं, ये आपको अरे नहीं नजर आ रही? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं जो स्टेट नई बनाऊंगा जिसमें मुझे इनकमिंग वैल्यू सेव करनी होगी, वो भी क्या बनाऊंगा? मैं कहूंगा जी इसको कह दें आप कॉन्स्ट यूज स्टेट, सर। और इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या रखूंगा? अरे रखूंगा। कैसे पता लगा इनिशियल वैल्यू अरे रखूंगा? क्योंकि जो आने वाली वैल्यू इसमें स्टोर करनी है मैंने, फाइनल वैल्यू, वो क्या होगी? अरे होगी। जी बोलें जी। सर ये जो यूज इफेक्ट आपने चलाई है, अगर इससे पहले हमारी जो लोकल स्टोरेज है वो खाली हो तो फिर तो एम्प्टी एरे शो करवाएगा। बिल्कुल, उसको डील करेंगे ना। ठीक है सर। मतलब आप, चलें ये भी अच्छा पॉइंट है, इसी मौके पे उन्होंने मुझे रिमाइंड करा दिया आपने। ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे अभी तक तो हमारी, चल लॉग मैंने हटा दिया, यहाँ से लॉग हटा दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ जी लॉग और स्टोर्ड कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, तो अब जो ही मैं इस कंपोनेंट को माउंट करता हूं तो फर्स्ट टाइम क्या चलता है? मैंने कहा था यूज इफेक्ट चलेगा, एक दफा तो लाजमी चलेगा, तो चला, तो यहाँ पे ये आ गया। अब सवाल ये है कि यहाँ एक प्रॉब्लम आएगा, और ये इन्होंने मेरी अटेंशन ड्रॉ कराई है कि ये तो फर्स्ट टाइम चल रहा है, वो यहाँ पे जा रहा है लोकल स्टोरेज में, उसको इस नाम की मिल रही है। अब जब मिल रही है तो वो इसे रीड कर रहा है और रीड करके उसे स्टोर्ड कॉन्टेक्ट में स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से वापस जाऊं और मैं कहूं जी कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसको क्या कर दो? खत्म कर दो, यानी लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं पड़ा फर्स्ट टाइम के लिए। ऐसे ही होगा ना फर्स्ट टाइम के लिए। तो अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या करेगा? फर्स्ट टाइम ये, जब ये कंपोनेंट रन हुआ तो क्या चला? यूज इफेक्ट। जब यूज इफेक्ट चला तो यूज इफेक्ट ने क्या कहा? क्या करो कि भाई लोकल स्टोरेज में जाओ और कॉन्टैक्ट नाम की एक की है, उसको क्या करो? गेट करो, यानी उसका जो भी डाटा है वो ले। जब ये इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जाएगा लोकल स्टोरेज पे, लोकल स्टोरेज में कहेगा भाईजान आप मुझे कह रहे हो कांटेक्ट ले लो, यहां तो कांटेक्ट नाम की नहीं है, यहां तो कोई कांटेक्ट नाम की ही नहीं है। जब कांटेक्ट नाम की नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें क्या आएगा?
नल, कुछ भी नहीं। तो ये कंसोल लॉग पे जाके, यानी ये फिर पार्स किसको करेगा? किसी को पास नहीं करेगा ना। ये ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक लॉग ऊपर लगा लें, एक नीचे लगा लें, कि पार्सिंग से पहले क्या देता है आपको और पार्सिंग के बाद क्या देता है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा जी इसको लॉग करके, इसे कहूंगा जी कि ये हमेशा डिबगिंग की टेक्निक्स आप लाजमी कोशिश करें कि हर लाइन को अंडरस्टैंड करें प्रॉपर्ली। मैं इसे कहता हूं जी बिफोर पार्सिंग, और इसे क्या कहता हूं? आफ्टर पार्सिंग। तो अब अगर मैं यहां पे जाता हूं, दोबारा रिफ्रेश करता हूं, तो मुझे 2 लॉग्स मिलने चाहिए, ठीक है, कंसोल लॉग में। जाहिर है यहां तो उसको कुछ नहीं मिला, यूज इफेक्ट चला है। वो सबसे पहले कहां जाने की कोशिश करेगा? लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज में आएगा, वो कहेगा यार तुम मुझे कह रहे हो कॉन्टेक्ट नाम की की ढूंढो, यहां तो है ही नहीं कोई की, मैं क्या ढूंढूं? तो वापस वो अगली लाइन पे जाएगा, और अगली लाइन पे बिफोर पार्सिंग भी नल दे रहा है और आफ्टर पार्सिंग भी नल दे रहा है। क्लियर है? अच्छा, इस चीज को बड़ा टेक्निकली हैंडल कर सकते हैं हम, लेकिन आगे चल के हम हैंडल करेंगे। टेक्निकली हैंडल का मतलब हम इफ का चेक लगा लेंगे कि अगर ये नल है तो यहां पे कोई एरर शो कर दो, नो डाटा फाउंड। यस, और अगर नल नहीं है तो कोई डाटा शो कर दो। लेकिन चूंकि मैं इसको एरर को बीच में मिक्स इसलिए नहीं करना चाहता फिर वो कंफ्यूज ना हो जाए 3-4 टॉपिक इकट्ठे होने में। आप पहले भी मेरा बैड एक्सपीरियंस रह चुका है, तो लिहाजा अब आपको पता लग गया है कि अगर फर्स्ट टाइम ये इसे लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं मिलेगा तो ये आपको क्या देगा जी? नल देगा। भाई मुझे डाटा ही नहीं मिला, ठीक है, इट्स फाइन। यहाँ ये क्लियर हो गया बेटा? यही क्वेश्चन था। जी सर, यही था। अब इस एरर को हैंडल कर, एरर तो नहीं हो, लेकिन नल को हम हैंडल करेंगे प्रॉपरली एरर हैंडलिंग में जाके। अब वापस आ जाए, अब अज्यूम करेंगे उसको कुछ मिल गया। एक केस तो वो होगा ना उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? नल करेगा। अब दूसरा केस अज्यूम करेंगे उसको कुछ मिल गया, मिल के वो पार्स करेगा, और पार्स करके कहां स्टोर करेगा? स्टोर्ड कॉन्टेक्ट में। अब मैं इस स्टोर्ड कॉन्टेक्ट को चूंकि कंपोनेंट में रेंडर करना चाहता हूं, तो कंपोनेंट में यानी वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहता हूं जेएसएक्स के अंदर। तो आप याद रखें कि जेएसएक्स में जब कोई वैल्यू डिस्प्ले करते हैं तो नॉर्मली वो कौन सी वैल्यू को, पहले उस वैल्यू को क्या करते हैं? स्टेट में सेट करते हैं। जेएसएक्स में नॉर्मली, बल्कि मेजॉरिटी केसेस में 99% केसेस में जेएसएक्स में आप स्टेट वेरिएबल डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए मुझे जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें कहां सेट करूंगा? स्टेट वेरिएबल में। स्टेट वेरिएबल तो है ही नहीं, डिक्लेयर कर लें उसको। तो यहां जाएं और अब एक स्टेट बनाएं। मैंने कहा जी कॉन्स्ट यूज स्टेट, और इस स्टेट में एम्प्टी अरे, जो अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्यों एम्प्टी अरे इनिशियली, और इसको मैं क्या कहूंगा जी? कॉन्टैक्ट्स प्लूरल में, ठीक है। और इसे कह दूंगा जी सेट कॉन्टैक्ट्स। अब यहां पे मैं जाऊंगा और यहां पे कहूंगा कि ये जो आप लोकल स्टोरेज से जो भी चीज उठा के लाए हो, जाहिर है वो अरे की फॉर्म में आएगी, मुझे पता है कि लोकल स्टोरेज में जो भी चीज है उसे कहां सेट कर दो? कॉन्टैक्ट्स में। जब इस कॉन्टैक्ट में ये स्टोर्ड कॉन्टैक्ट सेट किया तो ऑब्वियसली ये वाला वेरिएबल फिल हो जाएगा। यानी इनिशियली इसकी वैल्यू इनिशियल क्या थी? एम्प्टी अरे। ये फंक्शन चलने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर तो वो नल नहीं है तो फिर इसमें क्या सेट हो जाएगा? पूरी की पूरी अरे। अदरवाइज क्या सेट हो जाएगा? नल। समझ आ गई बात? तो अगर मैं ये कहूं, यहां पे चेक लगा दूं कि मेरी ये स्टेट सेट तब करो इफ स्टोर्ड कॉन्टैक्ट्स इज नॉट इक्वल्स टू नल। समझ आ गई ये बात या नहीं आई? ये मैंने क्या किया है कि मैंने कहा यार ये जो स्टोर्ड कॉन्टैक्ट है ना, ये स्टेट में तब सेट करो जब ये नल ना हो। अगर वो नल हो तो फिर स्टेट को नल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेट की इनिशियल वैल्यू क्या है? एम्प्टी अरे। अगर मैं अपडेट करके न्यू वैल्यू नल कर दूंगा तो ये कंफ्लिक्ट नहीं हो जाएगा? मैंने शुरू में बताया था कि जो स्टेट की इनिशियल वैल्यू हो फाइनल वैल्यू भी वही सेट करें। समझ आई बात? तो अगर तो वो नल आएगा तो फिर अगर मैं इसको सेट करता हूं तो सेट कॉन्टेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? नल हो जाएगी। इनिशियली क्या है? अरे है, ये तो खराबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यार कि स्टेट कब सेट करो? जब स्टोर्ड कॉन्टेक्ट की वैल्यू नल ना हो। इसका मतलब है उसको कुछ ना कुछ मिले। यहां तक भी क्लियर हो गया? मैं जानबूझ के इसको डिले कर रहा हूं, स्लो बयान कर रहा हूं, दबा दबा के बोल रहा हूं कि आपके हर स्टेप पे मुझे अप्रूवल आनी चाहिए। यस, समझ आ गया। ये ना कल का आंसर सारा रिपीट कर दें फिर मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो
अब हमें ये मेक श्योर हो गया है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स के वेरिएबल में वैल्यू तब आएगी जब लोकल स्टोरेज में से कोई वैल्यू होगी। अगर कुछ नहीं होगा, नल होगी, तो फिर हमारे कॉन्टैक्ट्स में भी कुछ नहीं आएगा। अब हम ये कहते हैं जी कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको हम JSX में डिस्प्ले कराएं। और कैसे डिस्प्ले कराएं? लास्ट टाइम मैंने जैसे टेबुलर फॉर्म में कहा था, तो अब दोबारा टेबल यूज कर लो, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। यानी टेबल की फॉर्म में एक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। तो मैं यहां से जाता हूँ बूटस्ट्रैप में। जी जी, सर यहाँ पे एक एरर आएगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल भी बाहर पड़ा हुआ है। आने देना, मतलब हम चाह रहे हैं कि एरर आए, हम चाह रहे हैं कि एरर आए कोई ना कोई, तो फिर हम उस एरर को डिस्प्ले करेंगे। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि हम बाकी सारे लोग उस एरर को मिलकर देखें, फिर उसकी रीजन जाने। जैसे देखें, पिछले 3 दिन में कितने, मतलब पिछले 1 या 2 दिन में कितने एरर्स आए हमारे, और उन एरर से मुझे तो खुशी हुई है कि मैंने आपको बहुत कुछ वो सिखा दिया जो नॉर्मली मैं आपको ना सिखाता, वो शायद किसी अगले स्टेज पे जाके सिखाता 8 दिन बाद या 10 दिन बाद। तो आई लाइक टू सी दैट एरर इन फ्रंट ऑफ यू, इंस्टेड के जी मैं सारी चीजें एरर प्रोन करके आपको सिखा दूं, और जब आप करने लगे तो आपको एरर आए और आप कहें सर कर रहे थे, उनका एरर नहीं आ रहा था, हमारा एरर क्यों आ रहा है। सो आई वांट दैट एरर, लेट इट कम। अभी फ्लो ठीक जा रहा है ना? बाकी तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन इशू है तो मुझे बताएं। एरर का इंशाल्लाह हम डील कर लेंगे, आएगा तो हम देखेंगे इसको। गेट ओके बुट्स, सर। इट्स गुड थिंग। अगर आपको लगता है, अगर आपको कोड देख के, स्ट्रक्चर देख के अंदाजा हो जाता है कि यार एरर आ गया, तो इसका मतलब है कि आप अच्छा जा रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं। तो हमें उनको भी टारगेट करना है जिनको नहीं अंदाजा हो रहा है एरर आएगा क्यों आएगा। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, मुझे एक चाहिए टेबल, और यहाँ से ये टेबल पूरा मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ, और ये मैं सिर्फ यूआई का कंपोनेंट बिल्ड करता हूँ। आपको पता है ये जो वार्निंग्स होती है क्लास की, तो मैं उसे पहले से ही फिक्स कर लेता हूँ। क्लास को रिप्लेस कर दें विद व्हाट, क्लास नेम, क्लास नेम इक्वल्स टू, एक ही जगह पे है, और बाकी देख लें कि कोई फॉर शार और रो इंडेक्स वगैरह, और बाकी ये जो रोज हैं मैं सारी डिलीट करके सिर्फ एक ही रहने देता हूँ। मैं इसे कंट्रोल ए, कंट्रोल के, कंट्रोल एफ फॉर्मेटिंग के लिए प्रेस करता होता हूँ नॉर्मली, ठीक है। और वापस जाएं आप यहाँ पे, और यहाँ पे जाएं, तो ऑल दी एरर्स एंड वार्निंग्स आर गॉन, और मेरे पास एक टेबल का हेडर आ गया और एक टेबल की। अब मुझे पता है कि मैंने टेबल में सिर्फ क्या चीज डिस्प्ले करनी है, फुल नेम और ईमेल। तो मुझे कितने कॉलम्स चाहिए? 2। तो मैं यहाँ पे कहूंगा जी एक तो नंबर रहने दें, दूसरा कहूंगा जी पहले कॉलम में मैं क्या करूंगा, फुल नेम, और दूसरे कॉलम में मैं क्या कहूंगा, ईमेल। और यहाँ पे मुझे कितने चाहिए? 2 ही चाहिए। और अब हम यहाँ पे, अब आपको पता है कि ये जो टेबल की अरे है ना, ये अरे हमारी डायनामिकली बननी है, यानी जितने रिकॉर्ड्स हमारे लोकल स्टोरेज में होंगे उतनी अरेज बनेंगी, उतनी रोज बनेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बाकी सारा टेबल तो स्टैटिक रहेगा, सिर्फ ये वाली जो टी आर है, क्योंकि टी आर नहीं रिपीट होना है ना, हर रिकॉर्ड को एक नई रो में हम इंसर्ट करेंगे, तो इस टी आर को यहां से कट करके आप यहां बयान लिख दें। अब मैंने इस टी आर को क्या करना है, बेसिकली मैप के थ्रू आइट्रेट करवाना है। किसके थ्रू आइट्रेट करवाना है? क्यों? क्योंकि मेरे पास पूरी की पूरी अरे है, और अरे के ऊपर मैप लगता है, और अरे किस वेरिएबल में पड़ी हुई है? कॉन्टेक्स्ट में। यानी लोकल स्टोरेज से मैंने रीड किया, चेक किया कि लोकल स्टोरेज नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो लोकल स्टोरेज की सारी अरे को पार्सिंग के बाद कहां स्टोर कर दो? कॉन्टेक्स्ट की स्टेट में। तो इसका मतलब है इसमें पूरी की पूरी क्या पड़ी होगी? अरे पड़ी होगी। और आपको पता है कि इस अरे में हमारे पास यहां पे मैंने कहा जी चेक करो कॉन्टेक्ट्स डॉट मैप, ठीक। इस मैप ये, इसको थोड़ी देर के लिए मैप लगा लो। और मैप आपको पता है कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो मैंने कहा जी मैप में एक कॉन्टैक्ट को सी रिप्रेजेंट करो। सी का मतलब मैप क्या करेगा, कॉन्टैक्ट्स की अरे में 1 बाय 1 जाएगा और एक एक ऑब्जेक्ट बारी बारी उठाएगा, सी में अवेलेबल करेगा, और सी में मैंने कहा जी कि आप ये JSX रिटर्न कर दो। ये बात समझ आई है ये नहीं आई? कि मैंने कहा जी कि हर सी के लिए, यानी हर कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट की अरे में क्या पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट्स, सॉरी ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा जी कि अरे की हर आइट्रेशन में एक ऑब्जेक्ट निकालो और हर ऑब्जेक्ट को मैप कर दो किससे, एक रो से, टीआर से। तो अब यहां पे इसको फिलहाल वानी लिखा रहने दें, इसका मैं हल निकालता हूं। यहां पे क्या आएगा, सी डॉट
फुल नेम, ठीक है, यहां पे देख लें फुल नेम और सी डॉट ईमेल, सी डॉट, और ये क्या है, जाहिर है चूंकि ये डायनामिक चीज है तो आप इसे यहां रखेंगे सी डॉट फुल नेम, और यहां पे क्या करेंगे सी डॉट ईमेल। वेरी नाइस, ठीक। अब जब मैं इसे यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो यहां पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी वजह क्या है, लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये मेरे पास कुछ भी नहीं देगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ भी ना हो तो यार यूजर को कंफ्यूज तो ना करो ना, यहां लिख दो ना नो डाटा फाउंड। यानी आप नॉर्मली देखते हैं कि जब कुछ भी नहीं होता तो तब भी कोई ना कोई मैसेज तो आ रहा है ना, नो डाटा अवेलेबल। तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि मुझे पता है कॉन्टेक्स्ट में क्या आना है, अरे है ना, मैं कहता हूं अरे डॉट लेंथ, अगर अरे की जो लेंथ है वो लेस देन 1 हो तो क्या करो, ये टर्नरी ऑपरेटर का पता है ना आपको, क्वेश्चन मार्क, पता है ना टर्नरी ऑपरेटर का बेटा? यस सर। ये क्या करते हो, समझाया तो था। इफ एल्स का मुतबादल जो होता है कि अगर आपके पास दो कंडीशंस हो, लेट मी ब्रेक इट डाउन यार। अगर आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक एज का वेरिएबल हो, लेट सपोज एज ई इक्वल्स टू 18, और आपको चेक करना हो कि एज 18 से बड़ी है या छोटी है, तो क्या करेंगे आप, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो ये काम कर दो, एल्स ये काम कर दो, ठीक। यानी आप यहां मैसेज डिस्प्ले कर दें यू आर एलिजिबल और नॉट। तो ये था कोड ब्लॉक। जेएसएक्स के अंदर हम कोड ब्लॉक नहीं लिख सकते। तो अगर आपको इस तरह से कोई चीज चेक करनी है तो आप ये काम कर सकते हैं कि इसी इफ एल्स को लिखने का शॉर्टकट तरीका या ऑल्टरनेट तरीका यह कि एज इज दिस, तो यहां पहली कंडीशन और यहां, यानी ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन चेक ट्रू होगी तो ये इफ वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला इग्नोर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो पहला वाला इग्नोर होगा, दूसरा वाला चलेगा। ये उसी का मुतबादल है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी और कॉलन के बाद वाली इग्नोर हो जाएगी, और अगर ये फॉल्स होगी तो पहली नहीं चलेगी, दूसरी चलेगी, ठीक। तो यही काम तो मैं कर रहा हूं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप स्टिल रहे हैं तो खाली रहता है, लेकिन ये खाली बुरा लगता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे लिखते हैं जी कि इस कॉन्टेक्ट से ऊपर आते हैं और कहते हैं जी कि कॉन्टेक्ट की जो अरे है उसकी लेंथ चेक करो। अगर कॉन्टेक्ट लेंथ लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब क्या है, लेंथ 0, कॉन्टेक्ट की अरे खाली है, कुछ भी नहीं आया उसमें, ठीक है। तो फिर क्या करो, फिर कर दो इसे कुछ भी, यहां लिख दो मिसाल के तौर पे यस H1 में लिख दो या कहीं भी जीएसएक्स में ना, H1 दिस, और कहो जी के नो डेटा फाउंड। और ये हो गया एक केस इफ वाला। देखें, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, और ट्रू कब होगी, जब लेंथ लेस देन 1 यानी कांटेक्ट में कुछ भी नहीं होगा, तो फिर आएगा ये वाला मैसेज, और वरना क्या करो, ये नीचे वाला काम कर दो। समझ आ गई बात? मैंने 2 लाइनों में लिख दी है कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाला एग्जीक्यूट करो, और एल्स वाला क्या कर दो, इग्नोर कर दो। अगर ये फॉल्स हो तो पहला वाला इग्नोर कर दो, दूसरा वाला चला दो। और अब अगर मैं इसे सेव करके वापस आऊं, देख रहे हैं नो डेटा फाउंड, ठीक। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी चाइल्ड ऑफ टी बॉडी एट H1 टी बॉडी। वो कह रहा है जी कि टेबल की बॉडी में H1 डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते क्योंकि टेबल की बॉडी में जाहिर है रो और कॉलम होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये टी बॉडी में डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, तो यहां मैं टी बॉडी में क्या लिख सकता हूं, बेसिकली यहां सिंपली आप टी डी लिख दें। ये वार्निंग है जस्ट, इसको आप स्किप भी कर देंगे तो कोई काम बात नहीं है। तो अब अगर आप यहां पे जाएंगे तो ये फिर कह रहे हैं टी डी कैन नॉट अपीयर एज चाइल्ड ऑफ टी बॉडी एट टी डी। तो टी बॉडी के अंदर क्या आएगा भाई, ओके। वो कह रहा है जी कि पहले टी डी टी बॉडी के अंदर नहीं आना चाहिए, बल्कि टी डी किसके अंदर आना चाहिए, टी आर के अंदर आना चाहिए। नॉर्मल HTML की वार्निंग है। HTML में ये फील नहीं होता, लेकिन यहाँ JSX है तो XML से पकड़ लेता है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, मजबूरन इसको फिर किसके अंदर रखना पड़ेगा,
टीआर के अंदर रखना पड़ेगा। ये बेसिकली इसका ताल्लुक उसके साथ नहीं है, कोई रिएक्ट या डाटा के साथ, इसका ताल्लुक प्लेन JSX के साथ है। तो मैंने ये कर दिया, तो अब वो वार्निंग दैट शुड बी गॉन। ठीक हो गई बात? तो अब इसने कहा जी नो डाटा फाउंड, ये नो डाटा फाउंड जो है ज्यादा बड़ा हो गया, तो मैं इसे बजाय इसके इसे पी कर देता हूँ H1 को, क्योंकि हेडिंग बहुत बड़ी होगी। सॉरी, नॉट दिस, रादर दिस वन। तो अब ये समझ आ गई नो डाटा फाउंड। लेकिन आप अगर इसे डाटा मिलेगा तो फिर वो क्या लोड करेगा? डेटा को लोड करेगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और इसको कर देता हूँ दिस वन। और अब ये जो मैंने सेव किया, ये डाटा कहाँ जाना चाहिए? लोकल स्टोरेज पे। तो लोकल स्टोरेज में मैं गया, एप्लीकेशन में, ये डाटा आ गया। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो वो नो डाटा फाउंड की जगह क्या आ गया? समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ, इसी तरह अब जब मैं दोबारा करूंगा दिस वन और दिस वन, तो दोबारा कहां चला गया? अब दोबारा यहां पे जाएं और वापस आएं, तो जब भी कंपोनेंट माउंट होता है सबसे पहले रिक्वेस्ट कहां जाती है? लोकल स्टोरेज में जाती है। लोकल स्टोरेज से लोड करती है और लोड करके चेक करती है नल तो नहीं है, फिर स्टेट सेट करती है और वो स्टेट लाइव क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। ये हर नया रिकॉर्ड इंटर करने के बाद मुझे क्या करना पड़ रहा है? नीचे नया रिकॉर्ड देखने के लिए कंपोनेंट से अवे जाना पड़ रहा है और वापस, यानी मुझे यूज इफेक्ट को बार बार खुद मैन्युअली ट्रिगर करवाना पड़ रहा है। मैं तो ये नहीं चाहता ना खुद ही ट्रिगर हो जाए। तो वो डिपेंडेंसी अरे इसी काम के लिए थी। यहां तक पहले बताएं, समझ आ गया? कोई मसला मसाइल अब तो नहीं रहा ना? मैंने ये काम एग्जैक्टली वही किया है जो एक लेक्चर में सारा कवर करा दिया था। अब उसी काम को मैं स्प्लिट कर रहा हूं मल्टीपल उसमें सेशंस में, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। तो अब मैं ये चाहता हूं कि भाई ये यूज इफेक्ट कब चले? जब जब चेंज आए किसमें? कॉन्टेक्ट्स में। समझ आई बात? अच्छा, कॉन्टेक्ट्स में कब चेंज आएगा? जब हम हैंडल सबमिट करेंगे, तो हैंडल सबमिट करके कॉन्टेक्ट में चेंज नहीं आएगा। अच्छा, ये कॉन्टेक्ट है, यहाँ इशू आ सकता है, जो कि अभी वो बच्चा बता रहा था। क्या नाम है आपका? सॉरी मैं भूल जाता हूँ। हुजैफा। उजैफा। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, क्योंकि देखिए एक नाम के दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। एक वेरिएबल है ये कॉन्टेक्ट्स और दूसरा वेरिएबल है ये। ठीक, तो इन दोनों का स्कोप जो है वो आपस में क्या कर सकता है? कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। लेट्स सी, अगर कॉन्फ्लिक्ट करता है तो फिर हम उसका हल देख लेंगे। फिलहाल मैं कहता हूं जी कि ये यूज इफेक्ट कब ट्रिगर हो? जब जब कॉन्टेक्ट्स में कोई चेंज आए। नाउ लेट्स सी, मैंने रिफ्रेश किया, आई डू हैव एवरीथिंग, और अब मैंने इसको किया जी लेट्स सपोज Josefa gmail.com और मैंने क्लिक किया। अब आपको ये पता लग रहा है कि ये लाइव रिफ्लेक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि पहले जब तक मैंने डिपेंडेंसी अरे में कुछ नहीं दिया था, तो हमें पता है कि यूज इफेक्ट सिर्फ एक दफा चलता है, जब फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रेंडर होता है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा था? कंपोनेंट से अवे जाके वापस आना पड़ रहा था चेंज देखने के लिए। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आई डू हैव अनदर वे कि मैं यूज इफेक्ट को रीट्रिगर भी कर सकता हूं। कब कब? कि मैं किसी एक वेरिएबल को उसकी डिपेंडेंसी अरे में दे दूं। डिपेंडेंसी अरे में दूंगा तो जो ही कोई डिपेंड उस वेरिएबल में डिपेंडेंसी वाले वेरिएबल में चेंज आएगा, वो यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा। यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा तो यूज इफेक्ट का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ लोकल स्टोरेज पे जाओ, जो कुछ पड़ा हुआ है वो उठा के स्टेट में लोड कर दो। समझ आ गई बात? तो अब अगर मैं यहाँ पे अब एक और काम है, और वो ये कि ये देखिए सीरियल नंबर 111 चला आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए? ऑटो नंबर जनरेट होना चाहिए। तो ऑटो नंबर का मैकेनिज्म तो हमारे पास वैसे है, रैंडम नंबर का फंक्शन यूज करके, ये बहुत एक पैकेज है रिएक्ट का, वो करके बहुत सारे तरीके हैं कि हम इस नंबरिंग को इंक्रीज कर सकें। सादा तरीन तरीका ये है कि आपको पता है कि ये अरे है, तो ये भी आपको पता है कि अरे में यानी मैप क्या करता है? पूरी अरे को आइट्रेट करता है बारी बारी। पहली दफा जाता है 0th इंडेक्स,
दूसरी दफा जाता है फर्स्ट इंडेक्स को उठाता है, तीसरी दफा। तो आपको पता है कि ये हर आइटम को उठा के इस वेरिएबल में थ्रो करता है। अगर मैं इसमें एक के बजाय दो वेरिएबल दे दूं तो जो सेकंड वाला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अरे के इंडेक्स को। ये ऑप्शनल होता है, आप रिसीव करें या ना करें। ये तो पता है ना? आखंड के ये भी नहीं पता। पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता तो याद रख लें कि मैप का फंक्शन कॉल बैक फंक्शन लेता है। उस कॉल बैक फंक्शन में एक वेरिएबल आप रिसीव करते हैं जो कि अरे की हर वैल्यू उसमें आती है। लेकिन अगर आप चाहें कि अरे का इंडेक्स भी आपको एक्सेस करना है तो आप उस कॉल बैक फंक्शन में एक के बजाय कितने पैरामीटर्स दे दें? दो दे दें। नाम आप अपनी मर्जी का दे दो। मैं आईडीएक्स किस लिए दिया है? इंडेक्स है। एक चीज, एक और चीज आपको बतानी है कि जब भी आप कभी भी मैप यूज करेंगे तो एक वार्निंग मिलेगी आपको। मैंने मैप यूज किया ना एक दफा, मुझे कंसोल पे एक वार्निंग आएगी। कैन यू सी दिस? अच्छा, ये उससे रिलेटेड नहीं है जो मैं बताना चाह रहा था। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं दैट इज समथिंग, ये कुछ और है। आई डोंट नो क्या है ये जो मैं बताना चाह रहा था। ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। जब भी आप मैप इस्तेमाल करेंगे आपको ये वार्निंग मिलेगी, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो मैप इस्तेमाल करने के लिए, ये मैप इस्तेमाल हो रहा है तो मैप क्या रिटर्न कर रहा है आपको? टीआर रिटर्न कर रहा है। तो वो वार्निंग ये कहती है कि आप इसको, यानी मैप के इमीडिएट चाइल्ड को एक की प्रॉप लाजमी देंगे। और वो की प्रॉप क्या है? बेसिकली मेरे पास कोई भी यूनिक चीज दे सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिक क्या है मेरे पास? इंडेक्स। ठीक, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा आईडी एक्स, वो वार्निंग चली जाएगी। और दूसरी, ये आईडीएक्स में यानी जाहिर है मैप लूप की तरह काम करता है। तो जब फर्स्ट टाइम मैप चलेगा तो आईडीएक्स में क्या आएगा? अरे का फर्स्ट इंडेक्स। अरे का फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है? जीरो होता है ना। जब सेकंड टाइम मैप चलेगा, जीरो के बाद वन, वन के बाद टू। तो मैं इस वाले नंबर को बजाय हार्ड कोड करने के यहां ये ना कर दूं आईडीएक्स। कैन यू सी दिस? समझ आ रही बात? अब ये जीरो नहीं होना चाहिए, वन से शुरू होना चाहिए। तो क्या करें? आसान सी लॉजिक नहीं है, मैं आईडीएक्स प्लस वन ना कर दूं? सिंपल सा काम नहीं है कि यार मुझे पता है कि अरे का जो डिफॉल्ट पहला इंडेक्स होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो मैं क्या जी, पहला इंडेक्स जीरो में क्या कर दो? वन ऐड कर दो। अगली दफा वन होगा तो वन में एक और ऐड कर दो, टू थ्री फोर फाइव, दैट्स इट, सिंपल। तो वैसे कीज जनरेट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल काम समझ आ गया? एक वार्निंग रह गई है जो शायद अभी ना बता सको, बिकॉज मुझे लगता है कि वो यूज मेमो या यूज कॉल बैक यूज करना पड़े। ये जो काम है ना, ये बड़ा खतरनाक काम है। कैन यू सी दिस? ये चलता जा रहा है। मैक्सिमम अपडेट डेप्थ एक्सीडेड। This can happen when a component calls set state inside use effect, but use effect either doesn't have a dependency array or one of the dependencies changes on every render at contact. ये एक खतरनाक चीज है जिसको हमने प्रिवेंट करना है। कि वो कह रहा है जी कि आप बार बार अपडेट किए जा रहे हो, किसको? यानी स्टेट को अपडेट किए जा रहे हो और आपका कंपोनेंट क्या होता जा रहा है? री रेंडर होता जा रहा है। फॉर नाउ आप इसको इग्नोर करें बिकॉज वी हैव टू ऑब्वियसली लुक एट इट, या आइदर यूज मेमो या यूज, या एक और काम भी हम कर सकते हैं। आपने देखा था यूज इफेक्ट का तीन चीजें थी। यूज इफेक्ट के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन था, एक डिपेंडेंसी अरे थी और एक तीसरी चीज भी थी, क्लीन अप फंक्शन। पिछली रिकॉर्डिंग नहीं देखते मेरे ख्याल में ना। तो क्लीन अप फंक्शन से भी इस चीज को ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन अभी हम उसको नहीं देखेंगे। जितना काम हमने करना था वो हमने कर लिया। किसके? परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है परफॉर्मेंस। देखिए ना, मिसाल के तौर पे अभी तो हमारा छोटा सा कंपोनेंट है, उसमें ये छोटी सी, अगर आपका एक बड़ा कंपोनेंट हो जिसमें बहुत हैवी कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन हो रही हो और आपका ये कंपोनेंट इतनी तेजी से बार बार रेंडर हो रहा हो तो आपकी पूरी एप्लीकेशन का पट्टा ही बिठा देगा भाई। जाहिर है मसला है। ठीक है, बट अभी तक जिन कामों पे मैंने फोकस करवाया आपने उस पर फोकस करना है। ठीक होगी बात? यहां तक कोई इशू, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं। और अब आपको एटलीस्ट ये अंदाजा हो गया है।
अच्छा, अब एक और काम, बल्कि काम तो बहुत सारे हैं। अब मुझे इनको क्लियर करना है। ऑब्वियसली ये भी आपको अब खुद करने के काबिल होना चाहिए कि यानी जो ही ये कॉल हो, टेक्स्ट बॉक्सेस क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं, और जो ही यहाँ इन्फॉर्मेशन सेव हो तो ऊपर आपका क्या आ जाए, कोई ना कोई मैसेज आ जाएगी, सेव हो चुका है या नहीं हो चुका। तो मेरे ख्याल में इतना बहुत है, या वो करवा दूं, समझ आ जाएगा। चले, तो मैंने यहाँ पे ये कहा जाके कि आप यहाँ पे क्या करो, ये ये है हैंडल सबमिट के बाद यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद लोकल स्टोरेज में जब सेव हो चुका, तो सेव होने के बाद मैंने कहा आप क्या करो, सेट कॉन्टैक्ट विच इज दिस वन। जाहिर है ये ऑब्जेक्ट फुल होता है ना जब हम फॉर्म को फिल करते हैं, तो जब ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाए ब्राउजर में, तो इसको दोबारा क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। अब अगर मैं यहां से कुछ इंफॉर्मेशन फिल करूंगा, वो यहां आ गई, यहां से खाली हो गया, दोबारा फिल करूंगा, ये 7 है ना, ये 8 हो गए, और यहां से क्या हो गया, खाली हो गया, और ये 8 की 8 चीजें परमानेंटली कहां सेव्ड है, ब्राउजर में सेव्ड है। अगली चीज मैंने आपको कस्टम एरर मैसेज बताया था कि सक्सेस मैसेज, तो लास्ट कस्टम तो मेरे ख्याल में अब आप खुद कर लेंगे, एक एरर की स्टेट बनाएं और उस एरर की स्टेट पे जाके आप मैसेज सेट करवाएं। मैं एक पैकेज यूज कराता हूं, बड़ा मजे का पैकेज है, मजा आएगा। रिएक्ट टोस्टिफाई। अब पता नहीं मुझे ये कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। इस तरह के मैसेजेस आएंगे आपके पास, एरर इज सक्सेस मैसेजेस, क्योंकि आप कंफ्यूज ना होना, असल मसला ये डेमो देख लें, देखिएगा। अगर मैं क्लिक करूं, किस पे क्लिक करूं, शो कर दे यार। ओके, ये देख रहे हैं, और ये रीसेट कर दिया, ये वाओ सो इजी। और अगर आप चाहते हैं कि कलरफुल आए, ये इस तरह आ जाए, तो हम ये चाहते हैं कि जब कॉन्टेक्ट सेव हो जाए तो इस तरह का कॉन्टेक्ट आ जाए, ये भी करवा दूं। ये बड़ा सिंपल है। नॉर्मली हम रिएक्ट में क्या करेंगे कि बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करेंगे। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का मतलब यह है कि या तो आप इस तरह का पॉपअप मैसेज बॉक्स खुद बना लें, या कोई लाइब्रेरी यूज कर लें, पहले से किसी ने बना के रखा हुआ है, आप उसको क्या कर लें, यूज कर लें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वेब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप प्लग इन इंटीग्रेशन करते हैं, किसी ने पहले से प्लग इन बनाया हुआ है, आप उसकी फंक्शनलिटी को क्या कर लें, यूज कर लें। तो इसको यूज करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप इंस्टॉलेशन पे जाएं, और वो कह रहा है जी कि आपने क्या करना है, npm इंस्टॉल रिएक्ट टोस्टिफाई। मैं इस वाले को कॉपी करूंगा, यहां जाऊंगा, ये वाला टर्मिनल में रहने देता हूं क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट लाइव चल रहा है। मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और मैं इसको npm इंस्टॉल, ये डैश डैश सेव इसलिए होता है, ये एक फ्लैग है कि ताकि ये जो पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हैं, एक इसकी एक एंट्री कहां सेव कर ले, ये पैकेज जेसन में, यानी डिपेंडेंसीज के अंदर यहां पे इसको सेव भी कर ले। अभी देखिएगा यहाँ रिएक्ट टोस्टिफाई नहीं है ना यहाँ पे और ना यहाँ पे, ठीक है। तो सेव का फ्लैग देने का ये मतलब होता है। आजकल मॉडर्न पैकेजेस में आप डैश डैश सेव नहीं भी देंगे तब भी वो जाके सेव हो ही जाएगा। पहले ये होता था कि आपको एक्सप्लिसिटली सेव करना पड़ता था। तो लेट मी इंस्टॉल, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने जो भी पैकेज रिएक्ट में यूज करना है उसको क्या कर लें, npm इंस्टॉल कर लें। जो ही इंस्टॉल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है आपको, वो कह रहा है जी दिस इज द जिस्ट, यानी ये वाला तरीका है टोस्टिफाई को आप अपनी ऐप में ऐड करेंगे। कितने स्टेप्स हैं, 2। कह रहा है जी कि एक तो ये करें, और दूसरा ये कंपोनेंट यहां लगाएं। ये कंपोनेंट बिल्ट इन है जिसको हम किससे इंपोर्ट कर रहे हैं, रिएक्ट टोस्टिफाई से। यानी 3 स्टेप्स करने हैं। एक स्टेप ये कि आप अपना कस्टम मैसेज लिखें, वाओ सो इजी, और इसको एक फंक्शन बना लें और उस फंक्शन को कॉल करें क्लिक पे। और दूसरा, इस टोस्ट कंटेनर को यहां पे रख दे, ठीक। ये मैं करके बताता हूं, आपको ज्यादा अच्छा समझेंगे। ये देखें पैकेज इंस्टॉल हो गया। जब पैकेज इंस्टॉल हो गया तो ये नजर आ रहा है रिएक्ट टोस्टिफाई, ये सेव का काम था। अब मैं इसको बंद कर देता हूं, इसको भी बंद कर देता हूं, वापस आता हूं, और हमने टोस्टिफाई कब शो कराना है,
सक्सेस मैसेज कब शो कराना है? जब हैंडल सबमिट कॉल हो, वो लोकल स्टोरेज पे जाए, रिकॉर्ड सेव हो जाए और सेव करने के बाद हमें सक्सेस का मैसेज शो करे। इसका मतलब दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव टू शो इट। तो अब हम क्या करेंगे? 2 काम, 3 काम। पहला काम तो ये है कि हमने टोस्ट कंटेनर का यानी ये चीज हमने इंपोर्ट करनी है। 2 चीजें, टोस्ट का फंक्शन और दूसरा टोस्ट कंटेनर का कंपोनेंट। ये मैंने उठाया और यहां पे कर दिया इंपोर्ट। दूसरा स्टेप, टोस्ट कंटेनर उठाएं और इसे अपने JSX में कहीं भी प्लेस कर दें, नॉर्मली एट द एंड। क्योंकि इन्होंने पोजीशन यूज की होती है, तो आपको पता है कि HTML में पोजीशन वाला कंपोनेंट डॉक्यूमेंट फ्लो से क्या होता है? आउट होता है। तो आप डजंट मैटर कि आप इसे कहां यूज करते हैं, यहां। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप कि आप ये करें, मैसेज बना लें। और चूंकि ये एक फंक्शन है, एरो फंक्शन, तो आप इसे रिटर्न से पहले लिखेंगे। ये देख रहे हैं ना नोटिफाई, ये एरो फंक्शन है ना, तो इसमें आप मैसेज अपना दे दें। क्या? कॉन्टैक्ट हैज बीन सेव्ड। ठीक। और इस नोटिफाई को अब हमें कॉल करना है। तो कॉल हमें कहां करना है? बेसिकली यहां पे करना है। इसको पहले आप कट करें और ऊपर ले जाएं। और अब इस नोटिफाई को आपने यहां कॉल करना है लाइक दिस। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। 3 स्टेप प्रोसेस आपको आई होप समझ आ गया। अगर ये काम करता है तो यहां पे मैंने ये किया, ओके किया, तो उसने ये शो तो किया कॉन्टैक्ट हैज बीन सेव्ड, लेकिन उसने वो प्रॉपर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की। मे बी हमें इसकी कोई स्टाइल वगैरह भी ऐड करनी पड़े, CSS स्टाइल, CSS और समथिंग लाइक दैट, बट इट हैज डन द जॉब। अभी देखिएगा दोबारा यहाँ बॉटम पे, हालांकि बॉटम पे शो नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी हमने कुछ, ये तो उसने फंक्शनैलिटी वाइज इट्स ओके, हो गया, डन हो गया। अब हमने एक और काम करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन या स्टाइलिंग देनी है। तो स्टाइलिंग के लिए आप वापस आए इंट्रोडक्शन में, और ये देख रहे हैं टोस्ट कंटेनर में उसने सारी कॉन्फ़िगरेशन दी है। पोजीशन क्या होनी चाहिए? टॉप राइट। ऑटो क्लोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मैं टोस्ट कंटेनर, ये जो लिखा है ना, यहां भी पास कर सकता हूं और यहां भी पास कर सकता हूं। तो मैं इसको वंस ये देता हूं। ये वाला पार्ट ऑप्शनल है, वैसे ही मुझे शरारत सूझी है, पता नहीं करना चाहिए था नहीं। अगर ये समझने में मसला हो तो यू कैन लीव इट फॉर नाउ। ये क्या कह रहे हैं? दिस दिस वापस जाएं, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। अभी भी वो स्टाइल नहीं पिक कर रहा। कॉन्टैक्ट हैज बीन सेव्ड का मैसेज तो दे रहा है, बट इट्स नॉट पिकिंग अप द स्टाइल्स। सो लेट्स डू इट दिस वे। ये कह रहा है जी, किधर है आपका टोस्ट? टोस्ट नोटिफाई को कॉल करेगा और ये टोस्ट को कॉल करेगा। ठीक है, इट्स जस्ट कि आपने डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है। हमने ये भी कर लिया। ओके, कैन यू सी दिस? वो कह रहा है कि आपने ये तो ऐड कर दिया, साथ में ये ऐड नहीं किया, रिएक्ट टोस्टिफाई डिस्ट रिएक्ट टोस्टिफाई डॉट CSS। तो वो मैसेज फंक्शनली तो ठीक काम कर रहा था, उसके स्टाइल्स अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो आपने इसको भी ऐड करना है। इट्स जस्ट लाइक अ प्लगइन, कि आप जैसे प्लगइन की कोई CSS मिस कर दें तो प्लगइन भी इसी तरह का बिहेव करता है। अब वापस जाएं आप, कैन यू सी दिस? वाओ, रिफ्रेश करें, इस पे जाएं, इस पे जाएं, कॉन्टैक्ट हैज बीन सेव्ड। ये ऑनलाइन नहीं है, ये है रिएक्ट टोस्टिफाई, जो अभी आपने पैकेज इंस्टॉल किया है, उसके अंदर डिस्ट का फोल्डर है, उसके अंदर रिएक्ट टोस्टिफाई डॉट CSS है। ये आपके लोकल सिस्टम में डाउनलोड हो चुकी है उस पैकेज के इंस्टॉल करने से।
ठीक हो गई जी बात। तो वैसे ऑनलाइन अगर आपका वो सवाल है ना, तो ऑनलाइन इंपोर्ट करने से स्लो नहीं होता, बल्कि ज्यादा अच्छा तेज होता है। उसकी वजह है कि ऑनलाइन जितने भी पैकेजेस आपको सीडीएन के थ्रू मिलते हैं ना, तो सीडीएन एक कैशिंग मैकेनिज्म को फॉलो करता है, वो ऑटो कैश हुई होती है। अगर आपने फ्रंट एंड में वो सीडीएन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अभी वो अलग चीज है, यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बहरहाल ये ऑनलाइन नहीं है बाय द वे। तो ये इस तरह का मैसेज है। अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो काम मैंने यहाँ किया है ना, टोस्ट कंटेनर में, तो इसने ये कहा है कि आपको ये मैसेज टॉप राइट पे नहीं चाहिए, बॉटम पे चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो इसने सारी कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई है यहाँ पे, ये देख रहे हैं। वो कह रहा है जी कि ये जो टोस्ट कंटेनर है ना, ये सारी की सारी प्रॉप्स हैं इसकी। आपने अपना कंपोनेंट बनाया है ना, उस कंपोनेंट में प्रॉप्स पास की है ना, तो ये बेसिकली क्या है, सारी की सारी प्रॉप्स हैं। वो कहता है जी कि टोस्ट कंटेनर इतनी प्रॉप्स लेता है। कंपोनेंट में आप प्रॉप ऐसे ही पास करते हैं ना, कि वो पोजीशन लेता है। बाय डिफॉल्ट कहां है, टॉप राइट पे है। तो आप कहें जी टॉप लेफ्ट कर दो, ऑटो क्लोज हो जाएगा। कितने, 5000 का मतलब 5000 मिली सेकेंड्स, यानी 5 सेकंड के बाद ऑटो क्लोज होगा। ये 5 सेकंड लेगा ऑटो क्लोज होने में। आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। हाइड प्रोग्रेस बार, ये जो ऊपर आप देख रहे होते हैं वो प्रोग्रेस चल रही होती है। लेट मी शो यू दिस। अब ये कहां शो होगा, लेफ्ट पे। ये देखें प्रोग्रेस बार, तो ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। अगर ट्रू कर देंगे तो प्रोग्रेस बार नहीं शो होगी, वो हाइड हो जाएगी। ठीक है। न्यूज न्यूज ऑन द टॉप, अगर 3-4 इकट्ठे शो होंगे ना, तो जो नया बाद वाला होगा वो कहां शो हो, टॉप पे शो हो। फॉल्स कर दें तो बिहेवियर चेंज होगा। क्लोज ऑन क्लिक, इसे भी ट्रू या फॉल्स करेंगे तो ऑन क्लिक। आरटीएल वगैरह ये लैंग्वेज के लिए होता है, राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में है। पुश ऑन फोकस वगैरह, ये सारी चीजें आप देख लें। बहरहाल फिलहाल मैंने सिर्फ इस पे पंगा ही लिया, तो हमारा असल काम ये कर रहा है। तो मैं इसे कहूंगा जी कि इसे कहीं सेंटर में शो करते हैं। ये करते हैं जी टॉप राइट है। कौन कौन सी डायरेक्शन है, टॉप सेंटर है, टॉप सेंटर है, बॉटम सेंटर है। ठीक है, तो हम इसे क्या कह देते हैं, बॉटम सेंटर। तो यूं मतलब आपको एक एक्स्ट्रा चीज भी पता लगी कि हम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करके भी, कैन यू सी दिस, कॉन्टैक्ट हैज बीन सेव्ड। आप इसकी कलर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दिस इज काइंड ऑफ कंप्लीट थिंक जो कि हमने लास्ट टाइम जो है वो की थी। एक ही लेक्चर में सारा कुछ किया था, तो अब मैंने उसी काम को क्या कर दिया, 2 लेक्चर्स में ब्रेक डाउन कर दिए। तो यहां तक किसी को इशू है तो। अब ये जो बात कर रहे थे, क्या नाम है, हुजैफा का। वैसे ये जो कॉन्टैक्ट है ना, जो हमने ग्लोबली सेव किया हुआ है, तो आई थिंक ये वैसे ही डिम हुआ हुआ है। तो डिम का मतलब ये कि ये यही यूज नहीं हो रहा। ठीक है, देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एंड वी स्टिल सी इफ इट वर्क्स ओके और नॉट। सो दिस वन एंड दिस वन, इट स्टिल इज वर्किंग विदाउट इवन दैट। 15 हो गया। तो अब ये हम जो भी इंफॉर्मेशन यूजर से ले रहे हैं, उसकी प्रॉपर स्टेट भी मैनेज हो रही है। आप प्रॉपर समझ चुके हैं यूज स्टेट कैसे काम करता है, यूज स्टेट कब कब, यानी यूज स्टेट के चेंज होने पे कंपोनेंट री रेंडर होता है हमेशा। और एक एक्सेप्शन देखिए आपने कि कंपोनेंट अननेसेसरी रेंडर हो रहा है, उसको हम, या यूज इफेक्ट बार बार कॉल हो रहा है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट को काफी एडवांस एग्जांपल के साथ आप समझ चुके हैं। दिस इज सो मच गुड। अब हमने अगला काम क्या करना है कि ये सारे कॉन्टेक्ट्स तब तक रिमूव नहीं होंगे जब तक हम यहां से जाके क्या नहीं करेंगे, फिजिकली इससे रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्मली होता है कि कॉन्टेक्ट बुक या इस तरह का टेबल आप देखते हैं, तो यहाँ इनके सामने 3 बटन बने होते हैं। एक पे होता है एडिट, दूसरे पे होता है डिलीट, और तीसरे पे क्या होता है, अपडेट। तो अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस काम हो जाएगा, कि मैं ये काम करूं, तो आई कैन डू दैट। अदरवाइज वी कैन पोस्टपोन इट टिल वी टॉक अबाउट बैकएंड और सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना, और सर्वर पे जाके डाटा अपलोड करना, और वहां से एडिट और डिलीट और अपडेट करना। और अगर कहते हैं जी कि आप इसको कंप्लीट करें, यानी मैं आपको दिखा देता हूं। सर CRUD ऑपरेशन। यस, पूरे CRUD ऑपरेशन। तो मैं यहां से आपको देता हूं, बल्कि ये आइकन हमने गालिबन
बूटस्ट्रैप के ये आइकन्स को मैं लगाने लगा हूँ और ये कहाँ लगा सकते हैं हम, यहाँ पे जाके वेयर इज index.html में जाके आइकन्स हमने ऑलरेडी लगा दिए या नहीं लगाए, आइकन लगाए मैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम वी कैन डू दैट लाइक सो, यहाँ पे करें जी DELET, डिलीट को क्या कहते हैं, ट्रैश। यस, तो मैं यहाँ पे इसको अगर कहूँ तो किधर गया मेरा टेबल, ये मेरा टेबल है और इस टेबल में यहाँ पे डाल दें एक्शंस और यहाँ पे एक और TD डाल दें और इस TD को डाल के ये करें। नाउ इफ यू गो बैक, तो आप जिस डिलीट पे क्लिक करें, आपने जीमेल पे देखा होगा हर एक रो में जीमेल में नहीं आता, वो हॉटमेल में मेरे ख्याल में, जीमेल में पीछे चेक बॉक्स बना हुआ है, मल्टी सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं मतलब। तो अब मैं चाहता हूं कि जी इनमें से जिस पे भी क्लिक हो, और इसको बल्कि बेहतर ये है कि आप क्या कर दें, BUTTON बटन, और बटन को आप क्लास दें, क्योंकि BTN और BTN डेंजर, क्योंकि डिलीट डेंजर ऑपरेशन है ना, तो दिस वन। इसी तरह आप एक और बटन बना लें और वार्निंग कर दें और इसको ट्रैश की जगह क्या कर दें, एडिट पेंसिल कर दें, एडिट कर दें, ये लगा दें लाइक सो, ये, और इनमें से हर एक को ME यानी मार्जिन एंड 2 कर दें। बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लासेस आप सबको पता है मेरे ख्याल में ना, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको ना बताऊं। एडिट डिलीट, और यहाँ पे इसको कह दीजिए आप लेट्स सी, यानी ये कॉन्टेक्ट लिस्ट है, तो यहाँ पे एक बटन दबा दें जिस पे क्लिक करें तो वो डायरेक्ट बटन क्या हो जाए, डायल हो जाए मोबाइल पे। तो इसको उठाएं और इसको क्या कर दें, इसको कर दें खूबसूरत हो गया ना काम। तो अब आप जब जब यानी हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक हो तो ये कांटेक्ट क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, इस पे क्लिक हो तो एक पॉपअप बॉक्स आ जाए, मॉडल बॉक्स, और उसमें ये कांटेक्ट लोड हो जाए, ताकि उस पे क्लिक करके अपडेट पे क्लिक करें तो दोबारा जाके वो क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। तो अगर तो ये आप क्रड की एग्जांपल यहां से समझ लेते हैं ना, इसके बाद आपका पूरा मन स्टैक हलवा बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी काम होगा बिगिनर्स के लिए, अगर आप मुझे कहेंगे तो कल मैं ये कर दूंगा, और अगर कहेंगे कि नहीं जी हम पहले बाकी नॉर्मल चीजें पढ़ें फिर इस पे आएंगे, तो देन आई विल ऑब्वियसली बी डूइंग द अदर नॉर्मल स्टफ एंड देन विल बी कमिंग बैक टू इट। सिर्फ एक एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी आपका ये कॉन्टेक्ट बुक आज के लिए काफी है, नहीं कंप्लीट तो ऑब्वियसली है, एक एक्सेप्शन ये है, ये जो एरर है, आई हैव टू एक्सप्लेन इट, इसके लिए मुझे टाइम चाहिए अच्छा खासा एक्सप्लेन करने के लिए, एंड देन आई हैव टू फिक्स इट, एंड देन ऑब्वियसली यू विल गो बैक टू प्रॉपर तरीका। अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो टाइम चाहिए, अदरवाइज जुगाड़ बहुत सारे लग सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको जुगाड़ ही लगाना है ना, तो सबसे एक सिंपल सा काम ये है कि आप इस डिपेंडेंसी को रिमूव कर दें और आप इसको रिफ्रेश कर दें, गॉन। लेकिन अब मसला ये है कि आपका रियल टाइम पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपको एक दफा रिफ्रेश करना पड़ेगा या माउंट करके रीमाउंट करना पड़ेगा, विच फॉर नाउ इज ओके। ये क्लास नेम फिर हम कहीं गलती कर रहे हैं, सो लेट्स क्लास को रिप्लेस कर दें विद व्हाट, क्लास नेम दिस, ओके, वापस जाएं, नो एरर, नो वार्निंग, नथिंग एल्स। सिर्फ एक मसला क्या है कि 15 है तो 16वां कांटेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, स्टोर हो गया, कांटेक्ट हैज बीन, लेकिन अभी आ भी रहा है इंटरेस्टिंग। अब 16 है ना, 16 में मैं यहाँ पे करूंगा, कांटेक्ट हैज बीन सेव्ड 17,
ये कैसे पॉसिबल हुआ? सर रिफ्रेश करके देखें। कोई जादू चल रहा है। 17 ठीक हो रहा है। पता नहीं कहाँ हमने कुछ फिक्स कर दिया है, बस बीच में ही रगड़ा गया कुछ। 18 दैट्स ओके, सो एवरीथिंग इज वर्किंग। कभी कभी ऐसा ही होता है। आप एरर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली वो जो री रेंडरिंग वाली और उसको चलाने वाली चीज है ना, वो एक परफॉर्मेंस हेडेक है। और जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के टॉपिक पे, तो 2 हुक्स हैं। अब एग्जैक्टली आई डोंट नो कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ है, हमसे गलती है क्या सही हुआ है कि वो सही चलना शुरू हो गया। 2 हुक्स हैं, यूज मेमो और यूज कॉल बैक। बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की हुक्स हैं और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं। लेकिन वो समझ तब आएंगे आपको जब रिएक्ट के आप इस बेसिक लाइफ साइकिल सारे को 100% क्लियरिटी के साथ अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो मुझे बता दें। आखिरी चीज बिफोर लीविंग, मैं इस कोड को पुश कर रहा हूँ गिटहब पे। आपने घर जाके डिट्टो कॉपी पे करनी है और हर चीज को समझना है प्लीज। एक दफा जुबानी करें, जहां से भूल जाएं, स्टक हो जाएं, वीडियो देख लें, ये कोड देख लें। गिटहब पे पुश कर रहा हूँ। और आपको पता है गिटहब क्या होता है? पता है ना सबको जी? सर कल करंट करवा दें। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये हम तो बेसिकली प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना। असल में ये क्या होना है, हम एग्जैक्टली यही काम बैकएंड पे करेंगे। यानी जो पब्लिकली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा सबमिट के रिक्वेस्ट पे, ये ऑब्जेक्ट या अरे बैकएंड पे जाएगी और बैकएंड पे डेटाबेस पे से होगी। एक्चुअली तो यही होगा, लेकिन अभी हमने डेटाबेस पढ़ा नहीं था ना, तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कह दिए थे। तो ये यूं समझ लें कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ बाहर मैं रिसेप्शन पे ये एप्लीकेशन बना के दे दूं, कहीं जो बंदा डेली कॉन्टैक्ट आए उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेव करो यहाँ पे, और एंड पे फाइल एक्सपोर्ट करके दो, वो मुझे दे दो कितने लोगों ने दिन में विजिट किए। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के इस तरह की चीजें यूज हो सकती हैं। ऑब्वियसली इसको हम पब्लिकली तो नहीं एक्सपोज कर सकते। जी हुज़ैफा बेटा बोले। सो मैं इस चेंजेस सारी को स्टेज कर रहा हूँ। स्टेजिंग के बाद मैं कह रहा हूँ जी कॉन्टैक्ट सर मैं कह रहा था कि करंट वाला कल करवा दें। क्रिएट एंड रीड डन। अच्छा हुज़ैफा कह रहे हैं ठीक है, कल मैं आपसे दोबारा ओपिनियन पूछ लूंगा बाकी सबकी के। वैसे हम 2 कर चुके हैं। CRUD होता है CRUD, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट। 2 ऑपरेशन हम कर चुके हैं, क्रिएट और रीड। मतलब हम कोई भी चीज यहां डालते हैं तो ये क्या करता है, एक नया रिकॉर्ड जाके क्रिएट कर देता है, सी फॉर क्रिएट। फिर जब इसे ये सेव करते हैं तो ये लोकल स्टोरेज से वापस रीड करके यहाँ पे लाता है। तो क्रिएट और रीड तो ऑलरेडी हो गए, कौन सा रह गए, अपडेट एंड डिलीट। और उसके लिए ये 2 बटन बनाए हैं, कल कर देंगे। ठीक है, एक ही दिन लगेगा, लेकिन आपकी एक फुल फ्लैज बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन एटलीस्ट बन जाएगी, बेसिक कॉन्टैक्ट बुक। सो मैंने ये पब्लिश कर दिया है, इसको मैं सिंक कर रहा हूँ। ये सिंक जाएगा किधर आई डोंट नो। ओरिजिन मेन, ये किस रेपो में जाएगा, कौन सी रेपो में जाएगा, कौन सी रेपो में जाएगा, लेट मी सी। अच्छा मैं इसको करता हूँ, दिस एक्शन विल पुल एंड पुश कमिट्स। ओके जी ठीक है जी, जाने दोस्त। मैं आपको ये रेपो शेयर कर देता हूँ और इस रेपो पे आप जाके सर ये क्या होता है? सॉरी फोर्क क्या होता है? आप मेरी रिपोजिटरी की एक कॉपी क्रिएट कर लें अपने अकाउंट में, उसको फोर्क कहते हैं। इसको समझ आई? सर वो कैसे होते हैं? मैं बता देता हूँ। ये है जी माई ऐप के नाम से डायरेक्टरी है, बट इसका नाम चेंज होना चाहिए था, कॉन्टैक्ट बुक होना चाहिए था। बट आप जाएंगे ना मेरी रेपो में, गिटहब में, तो मैं इसका लिंक भी आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। मेरे गिटहब में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जी माई ऐप, और यहाँ पे ये 1 मिनट अगो ये वाला है, ठीक है। सो मैं ये वाली उठाता हूँ रेपो एंड लेट मी टर्न द रिकॉर्डिंग ऑफ, ताकि अननेसेसरी चीजें ऑनलाइन